हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटॉप क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले विषय भूगोल पार्ट पहला क्षेत्र अध्ययन। ठीक है, यह पार्ट 2 है। इसके पहले भी मैंने पार्ट 1 क्षेत्र अध्ययन के ऊपर बना के रखा हुआ है। आप लोग उसको प्लेलिस्ट में या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने एकदम डिटेल में बताया हुआ है कि क्षेत्र अध्ययन पार्ट क्या है। ठीक है, उस वीडियो को जाके आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अब हम लोग शुरू कर देते हैं हमारा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमको कुछ प्रश्न कवर करने हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं आपको समझाऊंगा जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। क्षेत्र अध्ययन क्यों जरूरी है, क्या आवश्यकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने इसके पहले वाला जो पार्ट बनाया हुआ है पार्ट 1, उसके अंदर मैंने बताया हुआ क्षेत्र अध्ययन हमारे लिए क्यों जरूरी है। लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्षेत्र अध्ययन हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता अग्रलिखित मुद्दों के रूप में स्पष्ट की जाती है। अग्रलिखित मतलब यहाँ जो नीचे दिए गए हैं, आगे जो लिखे हुए मुद्दे उन पर स्पष्ट की जाती है। तो क्षेत्र अध्ययन द्वारा, पहला पॉइंट, क्षेत्र अध्ययन द्वारा भौगोलिक संकल्पनाओं, घटकों, प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया जाता है। यदि आप क्षेत्र अध्ययन करते हो तो क्षेत्र अध्ययन की वजह से आपको वहाँ की भौगोलिक संकल्पनाओं और घटकों और उन घटकों के बीच में कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो रही है इसका आपको प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ठीक है, समझ में आ गया। भौगोलिक संकल्पना, घटकों की प्रक्रियाओं के बीच में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट, क्षेत्र अध्ययन की सहायता से मानव तथा पर्यावरण के संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि यदि आप क्षेत्र अध्ययन करते हो तो आपको मानव और वहाँ के पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है, उस संबंध की जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग दो राज्य लेते हैं, राजस्थान और पंजाब, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, तो वहाँ के लोगों का वहाँ के पर्यावरण से संबंध है। अलग अलग पर्यावरण में लोगों, रहने वाले लोगों का जो खाना होता है या उनका पहनावा होता है या उनकी संस्कृति होती है, उनका इतिहास होता है, वो सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो क्षेत्र अध्ययन करने से वहाँ के लोगों का पर्यावरण के साथ कैसा संबंध है, वह संबंध समझ में आता है। तीसरा पॉइंट है, क्षेत्र अध्ययन द्वारा क्षेत्र के लिए चुने गए क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी अध्ययन किया जाता है। अगर यदि आप क्षेत्र अध्ययन के लिए जिस क्षेत्र को चुने हुए उस क्षेत्र के बारे में आपको वहाँ की सामाजिक, वहाँ की आर्थिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारियों के बारे में पता चलता है कि वहाँ का समाज कैसा है, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है, वहाँ के लोग किस तरह के इतिहास वहाँ का कैसा है, या वहाँ के लोगों की संस्कृति कैसा, वहाँ का नृत्य कैसा है, वहाँ के ये सारी चीज़ें हमको प्राप्त होती है। क्षेत्र अध्ययन का महत्व। ठीक है, अगला चीज़ है, क्षेत्र अध्ययन द्वारा भूगोल का अध्ययन अपेक्षाकृत अधिक आकर्षण बनता है और प्राप्त ज्ञान के उपयोग को प्रोत्साहन मिलता है। यदि आप क्षेत्र अध्ययन करते हो तो आपको भूगोल बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। भूगोल आपको बहुत ज़्यादा मजा आने लग जाएगा पढ़ने में। तो क्षेत्र अध्ययन अपेक्षाकृत अधिक आकर्षण बन जाता है। अगर क्षेत्र अध्ययन करते हो तो भूगोल विषय आपके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट बन सकता है और आपके ज्ञान में प्रोत्साहन मिलता है। तो आपको समझा होगा कि क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता क्यों है। चलिए अब आगे, क्षेत्र अध्ययन के दौरान किन किन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्षेत्र अध्ययन के दौरान यदि आप क्षेत्र अध्ययन करने जाते हो तो आप कौन कौन सी बातों को ध्यान रखेंगे। तो पहली बात है, अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। आप अपनी भी सुरक्षा रखोगे, साथ ही साथ आपके साथ जो लोग हैं, आपके साथ जो भी आपका दोस्त है, आपके परिवार है, उनकी भी आप ध्यान रखोगे। परिचय पत्र, आपका परिचय पत्र, आपका पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड हो सकता है और भी बहुत सारे परिचय पत्र आपके हो सकते हैं। ठीक है, वो सारे पत्र आपके पास होने चाहिए। प्रथमोपचार पेटी होनी चाहिए। प्रथमोपचार पेटी मतलब अगर क्षेत्र अध्ययन के लिए आप जा रहे हो और बीच में किसी को कुछ घाव लग गई या उसको किसी तरह की तकलीफ हो रही है, तो यदि आपके पास प्रथमोपचार पेटी है तो आप तुरंत उसका इलाज कर सकते हो और आपको तकलीफ नहीं होगी। अत्यावश्यक दूरध्वनि क्रमांक। अत्यावश्यक दूरध्वनि क्रमांक मतलब जैसे यदि आप क्षेत्र अध्ययन के लिए जा रहे हो, अगर आपके बीच में कुछ दुर्घटना हो जाती है, कहीं आग लग जाती है या कुछ हो जाता है, तो आपको फायर ब्रिगेड मतलब अग्निशमन दल का नंबर या एम्बुलेंस का नंबर या तो पुलिस आदि चीज़ों का नंबर हमारे पास होना चाहिए, दूरध्वनि क्रमांक हमारे पास होना चाहिए। दूसरा है, शिक्षकों की सूचनाओं का अच्छी तरह आप पालन करोगे। शिक्षक जो भी सूचनाएं आपको देंगे उन सूचनाओं का आपको अच्छी तरह पालन करना, क्योंकि उनको वे सारी चीज़ें मालूम है, इसलिए आप उनका पालन करोगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। आप क्षेत्र अध्ययन एकदम आसानी से कर सकते हो। स्थानीय लोगों से संपर्क करके वहाँ की परिस्थिति की गहन और अचूक जानकारी प्राप्त करोगे। आप जब क्षेत्र अध्ययन करने जाओगे तो आपको मालूम है कि आपको ज़्यादा जानकारी वहाँ के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन जो वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको तो वहाँ के बारे में जानकारी मालूम है। तो आप क्या करोगे, वहाँ के स्थानिक लोग जो है उनसे आप अलग अलग प्रश्न करोगे, अलग अलग जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करोगे, जिससे आपको वहाँ की स्थिति की गहन जानकारी
गहन जानकारी मतलब एकदम डीप नॉलेज आपको प्राप्त होगा। अगला पॉइंट है, यह ध्यान रखेंगे कि क्षेत्र की संपत्ति और वहाँ के पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे। आप क्षेत्र अध्ययन करने जा रहे हो तो आप इस बात की ध्यान रखना कि आपकी वजह से या आपके साथ जो लोग गए उनकी वजह से वहाँ के पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना हो। वहाँ के पर्यावरण जैसे वहाँ के वनस्पतियाँ हो गई, वहाँ के प्राणी हो गए, वहाँ के जलचर, वहाँ के जो भी सारी चीज़ें वहाँ की परिसंस्था को नुकसान नहीं पहुँचाना है। समझा? चारों पॉइंट समझ में आ गया। क्षेत्र अध्ययन के दौरान किन किन बातों को आपने ध्यान रखना है। पहला चीज, आप परिचय पत्र, प्रथमोपचार पेटी और आवश्यक दूरध्वनि क्रमांक साथ रखोगे। शिक्षक जो भी बोलेंगे उनकी आज्ञा का पालन करोगे। तीसरी चीज, आपको वहाँ के बारे में, जिस क्षेत्र में आप क्षेत्र अध्ययन के लिए गए हो तो उस क्षेत्र का अधिक जानकारी चाहिए तो आपके वहाँ के लोगों से आपको अलग अलग स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करके करोगे। ठीक है, और आप क्षेत्र अध्ययन के द्वारा वहां पर किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाओगे, क्षेत्रों को, पर्यावरण किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाना है। अगला चीज है स्टूडेंट्स आप लोग के लिए, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र अध्ययन हेतु आप क्या सामग्री साथ लेंगे। आप क्षेत्र अध्ययन के लिए जा रहे हो तो आपके पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं आप खाली हाथ चले जाओगे, आपके पास अलग अलग जानकारी हो, सामग्री होनी चाहिए। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ, इसके पहले वाले वीडियो में कि अलग अलग सामग्री आपके पास क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी देखते पढ़ लेते हैं। जानकारी के लिए अभिलेख के लिए, जानकारी के अभिलेख के लिए, अगर आपको जानकारी है उसके अभिलेख के लिए अभिलेख कॉपी होनी चाहिए आपके पास, जानकारी को नोटबुक होना चाहिए, कलम, पेंसिल, मापन पट्टी, कैमरा, दूरबीन इत्यादि होनी चाहिए। आपके पास कलम होना, पेन होना चाहिए, पेंसिल, मापन पट्टी, कैमरा, दूरबीन, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। स्थान की दिशा निश्चित करने के लिए, आप किस स्थान पर हो और आपको कहाँ जाना है, उत्तर की तरफ जाना है, पूर्व की तरफ जाना है, दक्षिण की तरफ जाना है, पश्चिम की तरफ जाना है, तो आपके पास दिशा सूचक यंत्र होना चाहिए, गहन अध्ययन मानचित्र। और आपके पास अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए, डीप जानकारी चाहिए तो आपके पास मानचित्र होना चाहिए, ताकि आप कोई भी रास्ता न भटको और आप कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लो, आपका समय खराब न हो। क्षेत्र अध्ययन के आदेशानुसार जानकारी संकलन के लिए नमूना प्रश्नावली, आपके पास नमूना प्रश्नावली होनी चाहिए कि आप जिस क्षेत्र पर क्षेत्र अध्ययन के लिए जा रहे हो वहां पर किन किन चीज़ों की जानकारी आपको लेनी है। ठीक है, ये आपके पास प्रश्न रहेंगे तो उन प्रश्नों के हिसाब से आप वहां पर जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। अब क्षेत्र का पानी, मिट्टी, कचरे, वनस्पति, पत्थरों के नमूने इकट्ठा करने के लिए कागज की थैली। अगर आप वहां पर जाओगे तो वहां पर पानी रहेगा, पानी के लिए तो आपको बॉटल रहना चाहिए आपके पास। मिट्टी, कचरे, वहां पर कौन कौन से प्रकार के कचरे वहां के लोग करते हैं, वनस्पतियों डंठल और वहां की पत्तियों के आकार, पत्थरों, मिट्टी के अवशेष, ये सारी चीजें आप कागज की थैली या ढक्कन वाले डब्बे में लेकर आओगे। ठीक है, प्रथमोपचार पेटी, सबसे बड़ी चीज प्रथमोपचार पेटी आपके पास होनी चाहिए कि बीच में अगर रास्ते में किसी को कुछ तकलीफ हो जाए, किसी तबीयत खराब हो जाए तो आपके पास प्रथमोपचार पेटी होनी चाहिए, ताकि आप तुरंत इलाज कर दो, क्योंकि वहां पर आपको आसपास कहीं दवाखाना जल्दी दिखेगा नहीं। ठीक है, हॉस्पिटल कहीं दिखेगा नहीं। यदि प्रथमोपचार पेटी है, व्यक्ति को उल्टी आ रही है, सर्दी हो गई, जुकाम है, या बहुत सारे लोगों को यात्रा नहीं सही लगता है, यात्रा की आदत नहीं होती तो उनको चक्कर आने लग जाता है, यदि हमारे पास वही सारी सुविधाएं हैं तो हम लोग वहां पर तुरंत इलाज उनका कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र अध्ययन के दौरान कचरे का व्यवस्थापन कैसे करोगे। यदि आप क्षेत्र अध्ययन करने गए, आप बहुत सारी चीजें लेकर जाओगे, खाने का सामान लेकर जाओगे और अलग अलग सामान रहेंगे, तो आपके द्वारा जो कचरे बनेंगे उन कचरे का व्यवस्थापन आप कैसे करोगे। ठीक है, क्योंकि आप किसी क्षेत्र में जा रहे हो तो वहां के पर्यावरण को आपको क्षति नहीं पहुंचाना है। ठीक है, तो जो भी सामान लेकर जा रहे हो उससे जो कचरा तैयार हो रहा है तो आप उसका व्यवस्थापन कैसे करोगे। पहला पॉइंट स्टूडेंट्स, क्षेत्र का कचरा नमूने इकट्ठा करने के लिए कागज की थैली साथ लेंगे। सबसे पहले कागज की थैली साथ ले लेंगे, जो भी कचरे उचरे होंगे वो कागज की थैली हम लोग डाल देंगे। दूसरी चीज, यह सावधानी रखना कि क्षेत्र अध्ययन में सम्मिलित व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का कचरा न हो। आप खुद भी सावधानी रखोगे कि आपसे भी कचरा न हो और आपके साथ साथ जितने लोग हैं उनके द्वारा भी वहां पर कचरा न हो। तीसरा पॉइंट, क्षेत्र अध्ययन के समय उपयोग में लाई गई थैलियां, प्लेट, खाद्य पदार्थ के आवरण, शेष खाद्य पदार्थों आदि वस्तुएं एकत्र करना। यदि आपने क्षेत्र अध्ययन में थैली लेकर गए होंगे, प्लेट लेकर गए, खाना खाने के लिए, भाई खाना प्लेट में खाए होंगे, खाद्य पदार्थ के आवरण, बहुत सारे फल या सब्जियों के जो आवरण रहेंगे, शेष खाद्य पदार्थ जो बचा हुआ खाना रहेगा, उन सभी चीजों को हम लोग एक थैली में एकत्र करके रखेंगे, कागज की थैली में। अगला चौथा पॉइंट स्टूडेंट्स, संबंधित क्षेत्र की जानकारी पट। ठीक है, जानकारी पट। अब पथ नाट्य, सूचना पट आदि साधनों द्वारा स्वच्छता के विषय में जन जागरण उत्पन्न करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, संबंधित क्षेत्र में जानकारी पट, आपके पास इंफॉर्मेशन
तालिका रहेगी, जानकारी पट रहेगा, पथ नाट्य रहेगा। मतलब आप लोग देखते हो ना, आप लोग जब किसी रोड पर जाते हो रास्ते पर, तो वहाँ पर अलग अलग दिशाएं होती है कि ये रास्ता कहाँ जाएगा, ये रास्ता कहाँ जाएगा। तो सूचना पट, वहाँ पर नोटिस बोर्ड रहता है। इनके माध्यम से आप स्वच्छता के विषय में जन जागरण उत्पन्न करोगे। आप जनता को बताओगे कि आपको वहाँ पर किस प्रकार से साफ सफाई रखना है। ठीक है। संबंधित क्षेत्र के कचरा व्यवस्थापन के लिए उस क्षेत्र के सरकारी अधिकारियों से शिक्षकों के मार्गदर्शन के अनुसार पत्र, साक्षात्कार पत्र प्राप्त करना। संबंधित क्षेत्र के कचरा व्यवस्थापन के लिए, यदि आपने जिस क्षेत्र में आप गए हो वहां आपने कचरा व्यवस्थापन के कचरे की साफ सफाई किया, वहां का इलाका आपने अच्छा कर दिया है, तो वहां के सरकारी अधिकारी या शिक्षक से आप साक्षात्कार पत्र लोगे कि हाँ, कि इस जो विद्यार्थी आया था इसने यहाँ पर साफ सफाई की है, इसने ये सारे काम करके दिए। वो अपने पत्र के माध्यम से एक आपको पत्र लिखकर देगा, वो आपको होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन। चलिए, यदि आप क्षेत्र अध्ययन में शामिल होते तो क्या तैयारी करते। मान लीजिए कि आपको क्षेत्र अध्ययन में शामिल किया गया है, तो आप क्या तैयारी करते। दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। मान लीजिए अध्यापकों ने क्षेत्र अध्ययन का नियोजन आपको करने के लिए कहा, तो आप विस्तृत नियोजन कैसे करेंगे। दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षेत्र अध्ययन में अगर आप शामिल हो गए तो क्या तैयारी करोगे। दूसरा क्वेश्चन, यदि क्षेत्र अध्ययन के लिए जाना है और अध्यापक ने बोल दिया कि हम लोग क्षेत्र अध्ययन के लिए जाने वाले और सारी जो व्यवस्था है वो आपको करनी है, तो आप क्या क्या करेंगे। सबसे पहला काम स्थान निश्चय करना। सबसे पहले आप स्थान निश्चित करोगे कि आपको जाना कहाँ है। क्षेत्र अध्ययन करने तो जाना है, लेकिन जाना कहाँ है, वो आप क्षेत्र अध्ययन का स्थान निश्चित करोगे। तो क्षेत्र अध्ययन का स्थान निश्चित करना, उस स्थान पर पहुंचने में लगने वाला समय। अब आप क्षेत्र अध्ययन के लिए जहां जाने वाले हो उस स्थान में कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा। आप अगर समय आपको मालूम है तो आप वो हिसाब से वहां के लिए निकलोगे, रवाना होगे। उपलब्ध यातायात के साधन, आपको क्षेत्र का स्थान निश्चित कर लिया तो आपको पता कर लो कि कितना समय लगेगा। उसके बाद पता कर लो कि वहां पर जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध है कि नहीं, गाड़ी उपलब्ध है कि नहीं, कोई ट्रेन या बस और फैसिलिटी है कि नहीं, कैसे जाना है, साधनों आदि का बातों की जानकारी प्राप्त करना। बराबर है। स्थान निश्चित करना, फिर उसके बारे में लगने वाला समय निश्चित करना, फिर उपलब्ध साधन है कि नहीं इसकी जानकारी प्राप्त करना। उदाहरण, आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। नदी के किनारा, समुद्र तट, पर्वत, किला, पठार, खेत, ठंड हवा का स्थान, कारखाना, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर आप जा सकते हो। ये आपके कुछ उदाहरण हो गए कि क्षेत्र अध्ययन का स्थान आपने निश्चित कर लिया। ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अगला चीज क्या है, उद्देश्य निश्चित करना। आपने पहले स्थान निश्चित कर लिया कि आपको कहाँ जाना है, जाने के लिए कितना समय लगने वाला है, उपलब्ध यातायात के साधन उपलब्ध हैं कि नहीं है। उसके बाद में अलग अलग उदाहरण देख लिए। अब देखना है उद्देश्य निश्चित करना। आप जाना क्यों चाहते हो। आपने स्थान तो निश्चित कर लिया, आप जाना क्यों चाहते हो, आपके जाने का मेन मकसद क्या है। मनोरंजन है, जानकारी प्राप्त करना है, या आपको अलग अलग जगहों पर जाना पसंद है। क्या उद्देश्य क्या है आपका, तो उद्देश्य निश्चित करना। क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य तथा निष्पत्ति निश्चित करना। उदाहरण, ठंड हवा का स्थान, समुद्र तट का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके इन दोनों स्थानों की जलवायु का अंतर का अध्ययन करना। ठंड हवा का स्थान और समुद्र तट, ये दोनों में क्या अंतर है। ठंड हवा का स्थान और समुद्र तट, ये दोनों का अध्ययन करके वहाँ की जलवायु में क्या अंतर है, इस बात की हम लोग जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए आप वहाँ पर जाना चाहते हो। ठीक है। चलिए अब अगला, आवश्यक कागज पत्र। पहले आपने स्थान निश्चित कर लिया, फिर आपने उद्देश्य निश्चित कर लिया कि आपको वहाँ जाना क्यों है। अब आप जाओगे तो आवश्यक कागज पत्र आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। जैसे अनुमति पत्र, आप जहाँ भी जाने वाले हो तो वहाँ के अधिकारी से आपको अनुमति पत्र लेना पड़ेगा। बिना अनुमति पत्र के आप नहीं जा सकते, बिना परमिशन लेटर के नहीं जा सकते आप वहाँ पर। ठीक है। तो आप वहाँ पर अनुमति पत्र लोगे, फिर मानचित्र लोगे, और आप लोग बोल सकते हो कि अलग अलग चीज़ें, मानचित्र, कॉपी ले लोगे, तो किताब ले लोगे। ठीक है। अलग अलग जो भी जहाँ जहाँ से जानकारी मिलती है वो सारी चीज़ें आप लेकर फिर जाओगे। क्षेत्र अध्ययन के लिए आवश्यक मानचित्र, महत्वपूर्ण जानकारी, अनुमति पत्र आदि बातों का संकलन करना, आदि बातें हम लोग जमा कर लेंगे, फिर क्षेत्र अध्ययन के लिए जाएंगे। उदाहरण, कारखानों का निरीक्षण करने के लिए उसके मालिक व्यवस्थापक द्वारा दिया गया अनुमति पत्र। यदि आपको कोई बड़ी कारखाने को देखने जाना है, बहुत बड़ा कारखाना है, फैक्ट्री है, उसको देखने जाना है, तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते।
पहले आपको उसके मालिक से या उसके व्यवस्थापक से अनुमति पत्र लेना पड़ेगा कि हम लोग आपके कारखाने में आने वाले हैं। यह उद्देश्य हमारा कि हम लोग वहाँ पर आके अलग अलग मशीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगर वो मालिक आपको अनुमति पत्र देगा तो उस अनुमति पत्र को आपको वहाँ पर लेके जाना है। पता चला यदि आपने अनुमति पत्र नहीं लेके गए और वहाँ पर आप पहुँच गए तो आपको वहाँ पर प्रवेश देगा क्या? वो नहीं देगा। तो ये हो गया। अगला चीज़, प्रश्नावली निर्मित करना। प्रश्नावली सबसे चीज़, क्योंकि आप वहाँ पर पहुँच जाओगे, यदि आपके पास प्रश्नावली नहीं है तो आप ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में रहेंगे जो आप वहाँ पर पूछना चाहोगे। चूँकि आपने उसको लिखा नहीं है इसलिए आप उस पूछ नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप प्रश्नावली निर्मित करके जाते हो, प्रश्नावली पत्र निर्मित करके जाते हो, प्रश्नावली तैयार करके जाते हो, तो वहाँ पर आप जाओगे और उन सभी प्रश्नों के उत्तर आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे क्षेत्र अध्ययन के उद्देश्य तथा चुने हुए स्थान की प्रश्नावली तैयार करना। जो भी आपने क्षेत्र अध्ययन के लिए जगह चुनी है उसके लिए आप जानकारी प्राप्त कर लो। फिर उदाहरण देख लो, खेत का निरीक्षण करते समय किसान से जानकारी प्राप्त करने के लिए। अगर आपने खेत का निरीक्षण करने के, कोई किसान है जिसकी बहुत बड़ी खेती है, आप उसके निरीक्षण करने के लिए आ रहे हो तो उससे जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। तो आप किसान से कौन कौन से प्रश्न पूछोगे? पहला प्रश्न, आपके खेत की भूमि किस फसल के लिए उपयुक्त है? सबसे पहला सवाल आप पूछ सकते हो कि भाई आपके भूमि, आपके खेत की जो भूमि है उसमें किस प्रकार की फसल आती है? रबी की फसल आती है, खरीफ की फसल आती है, या सब्जियों की खेती होती है, या फलों की खेती होती है? कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? ठीक है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, ये फसलों के प्रकार हैं। अगला, खेत की फसलों को हानि होने से बचाने के लिए कौन सी सावधानी बरतते हो? खेत की फसलों को बहुत प्रकार से हानि हो सकती है, जैसे पर्यावरण हानि हो सकती है, टिड्डे दल का हमला हो सकता है, यदि केमिकल का ज़्यादा छिड़काव हो जाए, रासायनिक पदार्थों का ज़्यादा छिड़काव हो जाए तो खेत में हानि हो सकती है। तो उससे पूछना है इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आप कौन सी सावधानी बरतते हो। तीसरी चीज, आप कृषि के लिए सिंचाई किस पद्धति का उपयोग करते हैं? सिंचाई के लिए मतलब खेत में पानी भरने के लिए आप किस तरह की पद्धति का उपयोग करें? पारंपरिक पद्धति का उपयोग करते हो या आधुनिक पद्धति? पारंपरिक विधि मतलब बच्चों, जैसे पहले के टाइम में नहरों द्वारा पानी को सिंचाई दी जाती थी, ठीक है, नहर में पानी आते तो नहर से पानी भर रहा है। उसके बाद अभी आधुनिक पद्धति में टपक सिंचन है, ठीक है, टपक सिंचन और फुवारा सिंचन, ये फुवारा पद्धति है, टपक सिंचन है, ये सारी पद्धतियों का उपयोग करके सिंचाई की जाती है। तो ये सारे प्रश्न आप किसान से पूछ सकते हो। और इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हुआ कि आप मान लीजिए आप किसी स्थान पर क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते हो और आप क्या क्या सावधानी बरतोगे, आप जानकारी किस तरह से करोगे, तैयारी किस तरह से करोगे, ये प्रश्न का उत्तर मैंने आपको समझा दिया। अब अगला आखिरी सवाल है, क्षेत्र अध्ययन हेतु यदि आप कारखाने में गए तो आप कौन कौन सी प्रश्नावली तैयार करोगे? बच्चों यहाँ पर कारखाना लिखा है, आप जैसे खेत का भी पूछ सकते हो, अलग अलग आप यहाँ पर अलग अलग टॉपिक पर आप अपने प्रश्न तैयार कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि मान लीजिए कारखाने में क्षेत्र अध्ययन हेतु जाने के लिए प्रश्नावली तैयार कीजिए। आपको क्षेत्र अध्ययन करने जाना है, कहाँ पर? कारखाने में। तो आप कौन कौन से प्रश्नावली तैयार करके लेके जाओगे? कौन कौन से प्रश्न आप पूछोगे वहाँ पर? तो पहला प्रश्न है, इस कारखाने की स्थापना कब हुई? वहाँ के मालिक से आप पूछोगे, वहाँ के व्यवस्थापक से पूछोगे कि जो कारखाना है इसकी स्थापना कब हुई। दूसरा क्वेश्चन, कारखाने में किस वस्तु का उत्पादन किया जाता है, मतलब कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाता है? कपड़े का उत्पादन किया जाता है, प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है, या छोटे छोटे मशीनें बनाई जाती है, खिलौने बनाए जाते हैं, किसका उत्पादन किया जाता है? अब अगला चीज, तीसरा पॉइंट, कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है? मतलब आप उससे पूछोगे कि आपके कारखाने में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉय हैं, या कितने कर्मचारी काम करते हैं, 10 हैं, 20 है, 30 है। तो उस हिसाब से आप पता लगा सकते हो कि वो कंपनी कितनी बड़ी है और क्या दर्जा है उसका। अगला, कारखाने की वस्तुओं को उत्पादन के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है? आप जो माल बनाते हो, पहले आपने बोला किस वस्तु को उत्पादन करते हैं तो वो बताया होगा, ठीक है। फिर आप अगला क्वेश्चन पूछोगे कि आप उस वस्तु को बनाने के लिए किस कच्चे माल का उपयोग करते हैं। जैसे आपको कपड़ा बनाना है तो कपड़े का कच्चा माल पहले रहेगा कापूस एक कच्चा माल रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कारखाने की वस्तुओं के उत्पादन के लिए किस कच्चे माल के लिए किस स्थान से लाया जाता है? मतलब जो कच्चा माल है वो आप कहाँ से लेकर आते हो, कौन से गांव से लेकर आते हैं, कौन से कस्बे से लेकर आते हैं, कौन सी कंपनी से लेकर आते हो, अगला क्वेश्चन रहेगा। फिर इसके बाद कारखानों में उत्पादित पक्का माल, अभी आपने जो भी माल बनाया है उसको आप बिक्री के लिए कहाँ बेचते हो? बाजार में बेचते हो या आउट ऑफ कंट्री बेचते हो, देश के बाहर आपका बाजार चलता है? तो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। कारखानों के श्रमिक की सुरक्षा के लिए कौन सी सावधानी रखी जाती है? देखा जाता है बच्चों, बहुत बड़ी बड़ी जो कारखाने होते हैं उसके अंदर बहुत सारा विस्फोट या कभी कभी विषैली गैसों की वजह से वहाँ के श्रमिकों को अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप अगला क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कारखानों
के श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कौन सी सावधानी आप बरतते हो? किस प्रकार की सावधानी है? अगला है पर्यावरण को हानि न पहुंचे, पर्यावरण को हानि से बचाने के लिए कौन से उपाय है? आपके कारखाने की वजह से पर्यावरण को हानि ना हो, इसके लिए आप कौन कौन से उपाय करते हो? जैसे बहुत बड़े कारखाने होते हैं, उसमें गंदा पानी निकलता है, तो कुछ ऐसे कारखाने वाले होते हैं जो उन गंदे पानी को बिना प्रक्रिया किए ही नदी और तालाब में डाल देते हैं। नदी और तालाब में डालने से क्या होता है कि उस नदी और तालाब के जो जलचर होते हैं उन पर उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वे जलचर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर उन पानी को नदी और तालाब में छोड़ने से पहले यदि उस पर प्रक्रियाएं कर दी जाए, ठीक है, यदि उसको साफ कर दिया जाए, तो शायद वो जब नदी और समुद्र में जाएगा तो वहाँ के जलचरों कोई उसका असर नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस लिख के रखे हुए हैं। आपको इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। दिखते तीनों के आंसर किसके सही होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, घारापुरी द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? मतलब घारापुरी नाम का एक द्वीप है, उसको और किस नाम से जाना जाता है, उसका नाम लिखना है। फिर घारापुरी द्वीप का स्थान बताइए, मतलब घारापुरी जो द्वीप है वो कहाँ पर है, क्या स्थान क्या है उसका। फिर घारापुरी द्वीप का क्षेत्रफल कितना है, घारापुरी जो द्वीप है उसका क्षेत्रफल कितना है। मैं यहाँ पर एक हिंट देना चाहूँगा घारापुरी द्वीप के क्षेत्रफल के बारे में। ज्वार और भाटा, घारापुरी जो द्वीप है वो ज्वार में उसका क्षेत्रफल अलग होता है और भाटा के समय क्षेत्रफल थोड़ा अलग होता है। तो इसकी जानकारी आपको, इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।